तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की आई सुनामी। जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साफ और तीसरे टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट लेकर रचा इतिहास। तो वही दोस्तों पहली पारी में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने खेली धुआंधार पारी। जहां गिल ने मैदान पर आते ही टेस्ट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए जड़ा तूफानी शतक और टीम इंडिया को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर टेस्ट खिलाड़ी मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था, वही दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत करके सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट में खेला जाता है, जहाँ टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं। वही दोस्तों इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने टीम के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट और जैक काउली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहां जसप्रीत बुमराह अपनी धारदार गेंदबाजी से काफी कसी हुई गेंदबाजी के माध्यम से बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। जहां पर बेन डकेट बाल बाल बचते हैं और पहला ही ओवर जसप्रीत बुमराह के द्वारा मेडन फेंका जाता है। हालांकि दोस्तों दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के अंतिम की गेंद पर जैक काउली के द्वारा एक वन बाउंस चौका जड़ दिया जाता है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर मौका मिलता है तो कमजोर गेंदों को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें दोस्तों 15वें ओवर में आर अश्विन के एक ही ओवर में 2 करारे चौके बेन डकेट के बल्ले से देखने को मिलते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16 ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर जैक काउली को 18 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट की एंट्री होती है, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट भी वो एक वन बाउंस गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए बेन डकेट का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर ओली पॉप की एंट्री होती है। जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 100 रनों के नजदीक पहुंचा देते हैं। और इसके बावजूद भी ओली पॉप और बेन डकेट अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज एक बेहतरीन तालमेल के साथ साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा काफी शानदार लय में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा कर लेते हैं और टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंच जाता है 30 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह का कोहराम देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों 34वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम को कड़ा झटका दिया जाता है और बेन डकेट को 55 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों अब इसके बाद ओली पॉप का साथ देने के लिए जॉनी बेस्टो की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों जॉनी बेस्टो भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और एक गलत शॉट के चक्कर में उन्हें मात्र 2 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नपा दिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स की एंट्री होती है। जहां पर बेन स्टोक्स काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और लंच के तक टीम के स्कोर को 200 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है, इसके बाद ओली पॉप के रूप में इंग्लैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। जहां ओली पॉप 62 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी कप्तान बेन स्टोक्स के ऊपर पूरी उम्मीदें टिकी हुई रहती है। जहां पर बेन स्टोक्स भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को तेजी से चौके छक्कों की बारिश में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं।
देते हैं। दूसरे छोर से इंग्लैंड के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज फोक्स का उन्हें बखूबी साथ मिलता है, जहां पर फोक्स भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और दबाव को कम करते हुए दबाव पूरी तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों पर डालने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के स्कोर को कछुए की चाल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और पहले 50 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर बोर्ड पर 250 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो बेन स्टोक्स के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहां पर सबसे पहले 58 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जो कि दोस्तों अक्षर पटेल की अंतिम गेंद पर चौका लगा के किया जाता है। और इसके बाद बेन स्टोक्स यही नहीं रुकते हैं और अपने हाथ खोलते हुए अक्षर पटेल की इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। और दूसरे छोर से फोक्स के द्वारा भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से अपना विकराल रूप दिखाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 65वें ओवर की अंतिम गेंद पर इंग्लैंड की टीम को छठवां बड़ा झटका लगता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को छठवां बड़ा झटका देते हैं, जहां पर फोक्स मात्र 38 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए रेहान अहमद की एंट्री होती है, जहां पर रेहान अहमद भी काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए बेन स्टोक्स का साथ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 70वें ओवर में एक बार फिर से बेन स्टोक्स तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर अपने 50 के बाद तेजी से रनों की बारिश करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और पूरी तरह से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर दबाव बनाने का काम करते हुए रोहित शर्मा को चिंता के घेरे में जाकर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते, लेकिन इसी बीच एक स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में रेहान अहमद क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जो कि उनके द्वारा मात्र 5 रनों का योगदान दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हार्टली की एंट्री होती है, जहां पर हार्टली आते ही T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी परकच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। दूसरे छोर से बेन स्टोक्स अब अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 300 रनों के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टी ब्रेक होता है और टी ब्रेक खत्म होने के बाद एक बार फिर से बेन स्टोक्स का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर हार्टली के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 300 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन के द्वारा एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी जाती है। वही दोस्तों इसके बाद बाकी के 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाज इसके बाद ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए इंग्लैंड की पूरी पारी 320 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल का साथ देने कप्तान रोहित शर्मा की एंट्री होती है, जहाँ पर रोहित शर्मा आते ही पहले ही ओवर में एक करारा चौका जेम्स एंडरसन को लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में बेन डकेट गेंदबाजी करने आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और यशस्वी जायसवाल यहां भी एक बार फिर से अपना हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बेन डकेट के ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, जहां 10वें ओवर में रेहान अहमद को टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल एक छक्का और एक चौका लगाते हुए फिर से 10 रन बटोरते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए 11 ओवर की समाप्ति के बाद ही 50 रनों तक पहुंचा देते स्कोर को। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जो कि अपने बल्लेबाजी से 20 रनों का योगदान दे पाते हैं और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज जो रूट का शिकार बनते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल मैदान पर मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 30 रनों का योगदान देते हुए उन्हें भी डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। हालांकि दोस्तों अब शुभमन गिल के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्योंकि दोस्तों अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर मौजूद होते हैं, जहां पर दिन के खेल के खत्म होने के पहले तक दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए जैसे तैसे सिंगल डबल के साथ ही कछुए की चाल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और मौका का फायदा उठाते हुए कमजोर गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। और पहले दिन के खेल में टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 100 रन बना पाती है। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर मौजूद रहते हैं, जो कि उनके द्वारा 20 रनों का योगदान दिया जाता है, तो दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से पहले दिन टीम इंडिया अभी भी पीछे रहती है।